जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का जो मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, उसी मिशन के तहत आज हम लोग आरबीटीएस एसबीटीएस 10 का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो लेकर आया हूँ। और मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उसके बाद शिवम सर आपको 26 से 50 तक का सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पेपर बड़े अच्छी तरह से दिया होगा और सेल्फ एनालिसिस भी किया होगा कि कहीं पे क्या एरर आ रही है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा गया है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन। तो इस पे क्या होगा बच्चा कि आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम का फार्मूला पढ़ा होगा कि जो आपका टी बराबर 2 पाई √L/G ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहां से टी प्रोपोर्शनल टू √L हो गया। तो अगर ध्यान दिया जाए तो T1/T2 इक्वल √L1/L2। टाइम पीरियड डबल किया जा रहा है, मतलब टी और ये T2 आपका 2T के इक्वल होगा। L1/L2 अगर स्क्वायर किया जाए तो 1/4 L1/L2। तो यहां से L2 क्या हो जाएगा, 4L1 हो जाएगा। मतलब अब आपकी जो लेंथ है इनिशियल लेंथ का क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका करे कि अ चाइल्ड स्विंग्स सिटिंग एंड स्टैंडिंग इनसाइड स्विंग एज शोन इन फिगर, देन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हैव द रिलेशन। अगर आपको पता हो कि जो ये फार्मूला होता है L/G, तो ये जो L होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है। अब अभी ये बैठा हुआ है, अगर ये खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ डिस्प्लेस होगा, ऊपर होगा। अभी बैठना सिटिंग पोजीशन पर, अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन पर आया तो जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। उसकी वजह से जो एल होगा वो डिक्रीज होगा, और जब एल डिक्रीज होगा तो टी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया कि जो आपका जो टाइम पीरियड है सिटिंग वाली पोजीशन पर ज्यादा होगा और स्टैंडिंग पोजीशन पर क्या होगा, कम होगा। ऐसा कुछ रिलेशन होगा, और ऐसा रिलेशन किस पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, देन द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है और वो रिप्रेजेंट करना, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सीलरेशन है आपका अल्फा इक्वल -ω² ये। तो अगर यहां पर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो अगर ये आपका y हो गया और ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका अल्फा हो गया, तो जो आपका ग्राफ आएगा वो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये है ना। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो ω² के y -ω² के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो जो ग्राफ पूछा गया था वो आपसे क्या पूछा गया था, तो यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग O, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी गिवन बिलो इन द ग्राफ। अच्छा बच्चा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ω² इंटू y²। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि u का पावर 1 है और जो y है डिस्प्लेसमेंट है उसका पावर क्या है, 2 है। तो जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। प्लस अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा अपना, वो पैराबोला बनेगा और इस तरह बनेगा, ये चीज, ठीक है ना, ये। और ऐसा ग्राफ कहां दिख रहा है, ऐसा ग्राफ फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ ऑप्शन से हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर हैज पीरियड टी. The bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of liquid is 1/16th of the material of bob. If the bob is inside liquid all the time, its period of oscillation in this liquid. जब पूरी तरह से completely immerse होता है तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि T liquid upon T air अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस सिग्मा. ये जो सिग्मा दे रखा है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो बॉब के मटेरियल की डेंसिटी क्या क्या है 1/16 है. तो यहां पर अगर वैल्यू रखी जाए टी लिक्विड और एयर पे टाइम पीरियड की गिवन है आपका रो अपॉन रो माइनस रो अपॉन 16. अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो रो अपॉन 15 रो अपॉन 16 आएगा. रो से रो कैंसिल हो गया, 16 अपॉन 15 आया. 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 4 आ गया. तो जो टी लिक्विड होगा वो 4t अपॉन अंडर रूट 15 ऐसा कुछ आने वाला है. और ऐसा किस ऑप्शन पे लिखा है? ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है. ठीक है ना. ओके. A traveling harmonic wave is represented by the equation y बराबर 10 की पावर -3 sin 50t plus 2x, where x and y are in meter and t is in second. Which of the following is correct statement about the wave? देखो जो वेव की इक्वेशन दे रखी है 10 की पावर -3 sin 50t plus 2x. तो अगर आप यहां देखोगे तो देखो यहां पे आपका 2x और 50t ये दोनों ही पॉजिटिव है. इस वजह से जो प्रोपागेशन डायरेक्शन होगी वो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस होगी. ओके. तो जो ट्रेवलिंग वेव है, जो हार्मोनिक वेव है, वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, प्रोपागेट हो रही है. और अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आने वाली है 50 आने वाली है और k की वैल्यू क्या आने वाली है 2 आने वाली है. तो जो वेव वेलोसिटी आपने पढ़ा है v होता है ओमेगा अपॉन k. v क्या होता है ओमेगा अपॉन k. तो ओमेगा की वैल्यू अगर रख दी जाए 50 और k रख दिया गया 2, वैल्यू पुट करने पर आपका जो आंसर आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. ओके. तो देख लेते हैं जो वेव वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो आपका माइनस एक्स एक्सिस है. ऐसा किस पे लिखा हुआ है? द वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. बिल्कुल सही आता है. विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. हाँ यही तो पूरा एक्सप्लेन दे रहा है. तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible of mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in figure. The block is initially at rest, okay, in its equilibrium position. If now the block is pulled with a constant force F, the maximum speed of the block. तो इनिशियली ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पर है. अगर इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी. आप देख रहे हो कि इस फिगर पे आपको एक्सटर्नल फोर्स F दिख रहा है और स्प्रिंग पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा. और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लगेगा जब आप इसको पुल करेंगे. ठीक है ना. अब अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें W टोटल बराबर डेल्टा के. तो देखो यहाँ पे दो फोर्स है, दोनों फोर्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है x वो सेम रहेगा. हम यहाँ पे लेट कर देंगे कि जो पुल किया गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा वो x है. तो इस एक्सटर्नल, अच्छा जब आप पुल करोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो यही होगा. ठीक है ना. ये x हल्का सा आपने पुल किया है तो यहां पर इस फोर्स F के द्वारा जो वर्क डन होगा
वो F इंटू एक्स हो जाएगा, सेम डायरेक्शन पर है। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट है, रीस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट है। तो यहां पर जो बनेगा, यहां पर जो बनेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर मैं लिखने वाला हूं हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली रेस्ट में था तो ये 0 हो गया। एफ, अच्छा शुरुआत की बात करें तो एफ बराबर के एक्स, तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन के आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन के आएगा। तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू रखी गई f अपॉन के माइनस 1/2 के, एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रखोगे तो एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर आया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो एफ स्क्वायर अपॉन के होगा, ये के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एफ स्क्वायर अपॉन के आ गया माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2 के आ गया, और ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है एफ स्क्वायर अपॉन 2 के, और ये हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से जो v आएगा वो आपका आएगा f अपॉन अंडर रूट एम के, एफ अपॉन अंडर रूट एम के। ओके, तो हम देख लेते हैं ऐसा कहां पे लिखा है, ऐसा अपना थर्ड ऑप्शन पे लिखा f अपॉन अंडर रूट एम के। तो आपको बस यही करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, टोटल जो वर्क डन होगा f इंटू एक्स होगा, और उसमें से जो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ होगा उस हिसाब से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा, सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव अपवर्ड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y बराबर kt स्क्वायर where k बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ न्यू टाइम पीरियड इज t2 देन। ओके, देखो बच्चा हम लोगों ने फार्मूला t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे जो g होता है तो एक तरह से मेनली वो g इफेक्टिव होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे वैल्यू ऑफ g क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। कभी कोई जो आपने रेफरेंस लिया होगा फ्रेम वो मूव कर रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे g इफेक्टिव की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि शुरुआत में इनिशियली जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पहला क्या था, t था, तब तो आपका g रहा होगा, लेकिन जब वो मूव करने लगा और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन पर, तो अगर हम बात करें यहां पर y बराबर के टी स्क्वायर, तो dy अपॉन dt ये 2kt होगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करिए, ये 2k हो गया, एंड दैट इज एक्सेलरेशन a, ये एक्सेलरेशन है, k की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो जो g इफेक्टिव होगा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, जो g इफेक्टिव होगा वो g प्लस ए होगा, g प्लस ए होगा। और अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, स्क्वायर लगे होने की वजह से रूट का साइन क्या हो जाएगा, हट चुका होगा, और यहां पर आने वाला है g प्लस ए अपॉन जी। सिंपली हम लोग वैल्यू रखने वाले, g की वैल्यू गिवन है 10 और a कैलकुलेट करने पर क्या आया 2 आया अपना। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 प्लस 2 12 हो गया, और ये 10 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन 5 हो गया। ओके, तो इस हिसाब से अपना जो सही आंसर है 6 अपॉन 5 वो अपना थर्ड पे दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए या तो साइन ओमेगा टी होना चाहिए या कॉस ओमेगा टी होना चाहिए, या आपका साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी होना चाहिए। यही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर पाते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। ओके,
ये एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, तो फिर वहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। ओके, तो इस हिसाब से देखो यहां पर ये ओमेगा, ये 2 ओमेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां भी वही कहानी है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये पावर स्क्वायर दे रखा है, ये पावर स्क्वायर दे रखा। अगर ये यहां पे पावर 3 लगा होता तो हम लोग हार्मोनिक बोल सकते थे, लेकिन हम लोग सिंपल हार्मोनिक नहीं बोल सकते। तो यहां पे जो सही और जो कंडीशनल बातें जहां पे सेटिस्फाइड हो रही हैं, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into length of ratio 1:2:3. They are connected in series and new force constant is K dash. Okay, then they are connected in parallel and force constant is K double dash. Then K dash ratio K double dash. अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो K होता है K प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्सटेंशन। ये और अगर यहां की बात करें तो जो K1 रेशियो K2 रेशियो K3 आएगा, 1/L1 रेशियो 1/L2 रेशियो 1/L3। और इस हिसाब से अगर सॉल्व किया जाए तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहां पे आएगा 6 3 2। तो इस हिसाब से अपना K1 हो जाएगा 6K, K2 हो जाएगा 3K और K3 हो जाएगा 2K। ये आया, ठीक है ना। अब उनको किस पे ऐड किया गया, सीरीज पे जोड़ा गया है। किस पे, सीरीज पे। अगर हम लोग सीरीज पे ऐड करेंगे तो देखो सीरीज पे जोड़ने का तरीका क्या होता है बच्चों, ऐसे 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 कुछ ऐसे जोड़ेंगे। सीरीज पर जब तीनों पार्ट्स जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका ओरिजिनल वायर बन जाएगा ना। तो ओरिजिनल के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा था, K दे रखा था, ठीक है ना। तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए KS, जिसको अपन लोग क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहे हैं, K डैश, वो किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो KP बराबर होता है आपका K1 प्लस K2 प्लस K3। KP की जगह अपन लोग पुट कर सकते हैं K डबल डैश, और ये हो जाएगा 6K प्लस 3K प्लस 2K। तो K डबल डैश हो गया आपका 11K। और अगर यहां पर हम लोग रेशियो कैलकुलेट करें K डैश अपॉन K डबल डैश, तो ये K अपॉन 11K, K से K कैंसिल हो गया, 1/11। ये आपका आया। और इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये बस यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखनी थी। इस पॉइंट पे थोड़ी सी बात याद रखनी थी कि जब तीनों पार्ट्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो ये आपका ओरिजिनल स्प्रिंग बन जाएगा, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या गिवन था, K गिवन था, बस और कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द nth ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन En बराबर -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। ओके, तो देखो En गिवन है आपका -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम E1 की बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की, तो ये तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। अगर E2 की बात की जाए तो -13.6, अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और ये सॉल्व करने पर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेल्टा E रिक्वायर्ड एनर्जी हो गया, वो हो गया E2 माइनस E1। E2 आपका -3.4 माइनस, और इसको सॉल्व करने पर आपका डेल्टा E आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी रिक्वायर होगा अपने को, और ऐसा कहां पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द सीरीज ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। दीज आर द की वर्ड्स इन दिस क्वेश्चन, कि अपने को सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, फिर जो सीरीज है वो लाइमन और बामर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लाइमन की बात करें तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये फार्मूला होगा लाइमन के लिए, ठीक है ना, लाइमन के लिए। अब बात की जाए लॉन्गेस्ट, तो कभी भी अगर लॉन्गेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो यहां पर n, तो लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। जो वैल्यू यहां पर लिखा होता है उसे एक बड़ा ले लेते हैं हम लोग। अगर यहीं पे हमें मिनिमम निकालना होता, सीरीज लिमिट निकालना होता, तो n की जगह क्या पुट कर रहे होते, इनफाइनाइट पुट कर रहे होते। तो यहां पे 1/λL हो जाएगा, r
माइनस 1/4 और इसको सॉल्व करने पर आएगा 3/4r। चलिए इसी तरह 1/λ बामर की बात करें r 1/2² माइनस 1/a²। और इसकी भी लॉन्गेस्ट के लिए बात करें तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये 1/4 हो गया, ये -1/9 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आएगा 5r/36। 5r/36 रेशियो कैलकुलेट करना था तो 1/λ अपॉन 1/λ 5r/36 और ये आया 3/4r। तो ये λ अपॉन λ आया, r से r कैंसिल हो गया, 5 × 4/3 × 36 ये कितना आया 9 आया और इसको सॉल्व करने पर अपना आ रहा है 5/27। 5/27 और ऐसा ऑप्शन किस पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था आसान, फार्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 13 फॉर द हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन द ट्रांजिशन ऑफ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। बस इस वर्ड को ध्यान रखना है कि यहां पर आपको एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। देखो जो आपका सबसे बेस एनर्जी लेवल होता है वो n=1 हो गया है ना, और यहां पर एक्साइटेड की बात करें फोर्थ का मतलब हो गया 4 + 1, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 2 + 1, यहां पर n की वैल्यू हम लोग कितनी कंसीडर कर रहे हैं 3 कंसीडर कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कितना एनर्जी इमिट करेगा, तो एनर्जी इमिट करने के लिए अगर हम E1 की वैल्यू करें तो माइनस का 13.6 अपॉन ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो 5 लिख दिया गया और इसको सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 25 125 और 104 इतना आ रहा है, ये आपका है। अगर हम बात करें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की तो यहां पर जो n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। अगर इससे हम डिवाइड करें तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है अपना 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इमिटेड रेडिएशन होगा तो इमिटेड रेडिएशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग E4 माइनस E2 0.544 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो 0.9 समथिंग आने वाला है ना, 0.9 समथिंग आने वाला है। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन पे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका थर्ड सही है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ओके, एंड देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ λ1 रेशियो λ2 इमिटेड इन 2 केसेस। देखो 1/λ आपने पढ़ा है r 1/n1² माइनस 1/n2², ओके ये चीज r। अगर हम बात करें थर्ड तो थर्ड का मतलब हो गया यहां पे n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग 4 ले रहे हैं, और सेकंड का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, ओके। n1 स्मॉल वैल्यू कैरी करेगा, n2 आपका उससे बड़ी वैल्यू, तो यहां पे 1/9 हो गया और माइनस 1/16 हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम तो 144 आने वाला है और ये ऊपर आ जाएगा 7, तो ये आपका 1/λ1 आया। सेम इसी फार्मूले पर अगर वैल्यू पुट की जाए तो अगर देखा जाए तो ये सेकंड स्टेट का मतलब हो गया यहां पर n बराबर कितना कंसीडर कर रहे हैं 3, और यहाँ पे फर्स्ट का मतलब हो गया n बराबर 2 क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, ओके। तो यहां पर अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फार्मूला वही रहेगा 1/4 माइनस 1/9 और यहाँ पे एलसीएम आने 36 और सॉल्व करने पर आएगा 5/36। λ1/λ2 करना था तो 1/,
1/λ2/1/λ1, λ2 के लिए हो गया 5r/36 और इसके लिए हो गया 7r/144 बेटा। λ1/λ2 क्या होगा, r से r कैंसिल हो गया, 144 36 से डिवाइड करो, ये 4 टाइम्स होने वाला है, ये 20/7 आने वाला है। 20/7 मुझे दिख रहा है 4th ऑप्शन पे, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ 4 अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द सेम एनर्जी being scattered by a nucleus of an atom simultaneously, which of these are in not physical possible। हम सबको पता है कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो आपका न्यूक्लियस था वो पॉजिटिव चार्ज था। अगर उस पॉजिटिव चार्ज के पास कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हमेशा सेम नेचर की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सपोज दैट अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे अगर इस तरफ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो ये इस पाथ पे जाएगा, अगर इस तरफ से जा रहा है तो ये इस पाथ, मतलब हमेशा न्यूक्लियस से क्या होंगे, अवे जाएंगे, कभी भी न्यूक्लियस की ओर मूव नहीं करेंगे। तो देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है तो ये तो अवे गया, ये भी सही है, सेकंड वाला भी अवे गया, ठीक है, थर्ड वाला भी अवे आ गया, लेकिन जो फोर्थ वाला है वो देखो लग रहा है जैसे वो अट्रैक्शन पर आ गया, वो न्यूक्लियस की ओर जा रहा है, जबकि जाना कैसे चाहिए, दूर जाना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा पॉसिबल नहीं है, फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। Question number 16, the phase difference between the instantaneous displacement and acceleration of a particle executing simple harmonic motion। अगर आपने याद किया हो y बराबर a sin ओमेगा t, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया, और एक्सेलरेशन के लिए माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है आपका, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है, पाई दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है, पाई दिख रहा है क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा पे जाएगा। ओके, तो ये आपका पाई दिख रहा है, तो यहाँ पे सही क्या हो गया, पाई हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17, अ पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ पीरियड एल t and the equation of motion is given by x बराबर a sin omega t plus pi by 6। after the elapse of what fraction of time period the velocity of point will be equal to half its maximum velocity। okay, दो बातें होती है, दो रिलेशन होते हैं एसएचएम में। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी का एक टाइम के साथ रिलेशन होता है। और यहाँ पे जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पर टाइम पूछा गया कि वो टाइम बताना है कि जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला जो रिलेशन हम लोगों ने याद किया v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अपने को टाइम के साथ रिलेशन देखना है, तो जो वेलोसिटी है v वो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, यही तो। अब भाई यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 लिखा है ना, जो हम लोग समझ रहे होते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई या ओमेगा टी से ही समझ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 होता है। और यहाँ पर v जो दे रखा है विल बी इक्वल टू हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब v की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है v मैक्स, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड वो होता है a ओमेगा। तो किसी इंस्टेंट टाइम t पर वेलोसिटी v रहा होगा, तो यहां पर हम लोग वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, a ओमेगा बाई 2, और ये a ओमेगा हो गया cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। अच्छा ये कैंसिल हो गया, 1/2 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब cos में वैल्यू 1/2 अगर हम देखें तो किस एंगल का होता है, cos 60 का एंगल, जो cos 60 होता है उसका वैल्यू होता है 1/2। तो यहां पे लिखा गया cos पाई बाई 3 अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 3 आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 हो गया, तो ओमेगा टी हो गया आपका पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई बाई 6 एलसीएम आया, तो ये आपका आएगा पाई बाई 6, ये क्या आ गया पाई बाई 6। अच्छा ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, पाई बाई 6, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जो टी आ रहा है टी अपॉन 12 आ रहा है।
t/12 टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होगा, हाफ होगा। और ये ऑप्शन मैच हो रहा है सेकंड ऑप्शन से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सेकंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मेक द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑल एसएचएम हैव फिक्स्ड टाइम पीरियड। भैया फॉर अ गिवन एसएचएम, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम में आता है कि फॉर अ गिवन एसएचएम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ऑल मोशंस हैविंग सेम पीरियड आर एसएचएम, ऑल मोशन हैविंग सेम टाइम पीरियड आर एसएचएम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जो भी मोशन हो रहे हैं वो सेम टाइम पीरियड हो वो एसएचएम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब हम इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो 1.4 आवर होता है। हम लोगों ने इस वैल्यू को और भी पढ़ा है कि जो हम लोग अर्थ सरफेस के बहुत ही क्लोज किसी सैटेलाइट का भी टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर होते हैं 1.4 आवर होता है। दोनों ही अलग अलग है, वो पीरियोडिक मोशन पर है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपने को रॉन्ग ही निकालना था, तो अगर अपने को टिक करना होगा तो अपन लोग सेकंड ऑप्शन पर ही टिक करेंगे, है ना। इन एसएचएम टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही। टोटल एनर्जी का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ से देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फेज कांस्टेंट ऑफ एसएचएम डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशन। अगर एक रेफरेंस सर्कल ड्रॉ किया जाए और इनिशियली आप ए पॉइंट पर थे और यहां से आप टी टाइम पर यहां पर पहुंचे बी पॉइंट पर, ये आपका थीटा हुआ और थीटा को हम लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो बन रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये डिपेंड करता है कि इनिशियल से आप किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एसएचएम के थियोरेटिकल पॉइंट के हिसाब से क्या हो गया, सही हो गया। अपने को रॉन्ग मेंशन करना था तो वो ऑप्शन क्या हो गया, 2 हो गया कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो सही है, करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 19, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट अप इन अ ट्रॉली व्हिच मूव्स टू अ राइट विथ एन एक्सेलरेशन a on a horizontal plane, then the thread of the pendulum in the mean position makes an angle theta with the vertical। देखो ये कुछ इस तरह का मूव कर रहा होगा, फिगर पे दिमाग मत लगाना, बस आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। ये सिंपल पेंडुलम होगा, इस तरह का होगा, इसका एक्सेलरेशन a है। अगर हम बात करें यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका g हो जाएगा, सूडो एक्सेलरेशन a आने वाला है यहाँ पे, और ये वर्टिकल से एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ये वर्टिकल से एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। और अगर यहां पर tan थीटा कैलकुलेट करें तो tan थीटा क्या आने वाला है, a अपॉन g आने वाला है। तो थीटा और क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन g। और आप देख रहे हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन पर है ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका सेकंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सेकंड ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, इट्स पीरियड। बच्चा अगर टाइम पीरियड का फार्मूला जो कि पीछे बहुत बार लिखा जा चुका है L अपॉन जी, और यहां से अगर आप देखोगे तो T प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन जी। अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो पोल्स पर G क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो पोल्स पर अगर G मैक्सिमम है तो G मैक्सिमम होने पर T क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर G क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इक्वेटर पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप कहां से कहां ले जा रहे हो, इक्वेटर से पोल ले जा रहे हो। जब इक्वेटर से पोल ले जाओगे तो आप कहां से कहां, मैक्सिमा से मिनिमा की ओर जा रहे हैं। मतलब जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। और इस ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन से हुआ, फर्स्ट ऑप्शन से हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हुआ। चलिए तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t, द बॉब इज गिवन नेगेटिव चार्ज and surface below it is given to positive charge, the new time period। ये मान लीजिए बॉब है, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, और ये जो नीचे एक सरफेस दिखाई गई है, ये नीचे जो एक सरफेस इसको मेंशन किया गया क्वेश्चन में, और इसको कैसा चार्ज दिया गया, इसको दिया गया आपका प्लस चार्ज। बेटा इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर प्लस चार्ज दे दिया आपने तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर हम यहां पर चेक करें तो देखो mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, और निगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, तो QE भी डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो जो F नेट होने वाला है वो mg प्लस QE होने वाला है, और यहां पे अगर G इफेक्टिव की बात करें या नेट एक्सीलरेशन की बात करें वो आएगा G प्लस QE बाई M। अब आप देख सकते हो T प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√G इफेक्टिव। ये अगर ऐसा कुछ नहीं था, चार्ज वगैरह नहीं दिया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कंसीडर नहीं था, तो अपना जो नेट एक्सीलरेशन था G इफेक्टिव था वो G के इक्वल था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड क्या था T था। लेकिन यहाँ पे G प्लस QE बाई M लिखा है, मतलब अब जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है वो पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जो अपना आएगा वो लेस देन T आने वाला है। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, a block of mass 500 gram is connected to a spring of spring constant K बराबर 3125.5 न्यूटन पर मीटर on a frictionless table. The spring is held uniformly at the other end. The block is pulled a distance of 5 centimeter and then released to make SHM. Calculate the time period. वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पुल किया गया, मतलब ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। टाइम पीरियड, अगर स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन प्लेन पर हो, चाहे वो वर्टिकल प्लेन पर हो, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन पर हो, T बराबर 2π√m/K। यहां तक कि जो स्प्रिंग के साथ अगर कोई मेटालिक ब्लॉक अटैच किया गया है, अगर उसको आपने चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर, तब भी आपका टाइम पीरियड T बराबर 2π√m/K ही रहने वाला है। ठीक है ना। तो यहां पर हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी बस। M 500 ग्राम है तो किलोग्राम में क्या हो गया 0.5। K की वैल्यू क्या गिवन है 312.5 न्यूटन पर मीटर। ये कैंसिल हो गया बच्चों, 5 से डिवाइड होगा, ये आया 6 2 और ये आ गया 5, और इसका स्क्वायर रूट होता है 25, तो T हो जाएगा 2π/25, 2π/25। और अगर सॉल्व किया जाए तो 2/25 इंटू पाई हो गया, पाई की वैल्यू हो गई बच्चा 3.14। अब 2/पाई का मतलब हो गया 0.08 इंटू 3.14, 32 11 25, ये आया 0.2512 सेकेंड, 0.2512 सेकेंड। उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। बेसिक एक फार्मूला था, उस पर वैल्यू पुट करनी थी, बस कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 23, 2 blocks each of mass m are connected to a spring of spring constant K. If both are given velocity v in opposite direction, then the maximum elongation of the spring. Both are given velocity v. भैया ये वाला ब्लॉक भी इधर मूव कर रहा है, ये वाला ब्लॉक भी इधर मूव कर रहा है। जब दोनों ब्लॉक मूव करेंगे तो दोनों ही एंड से स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, और स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होगा उस पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv², इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और ये इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म पे क्या हो रही है, स्टोर हो रही है ना। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये 2mv² आया आपका, 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये 2mv² आया, और ये kx² आ गया, तो यहां से x बराबर आ गया √2mv²/k। ये आपका आया √2mv²/k। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। Question number 24, the kinetic energy of a particle executing SHM is 16 joule when it is at its mean position. If the amplitude of oscillation is 25 centimeter and the mass of particle is 1.12 kg, 5.12 kg,
काइनेटिक एनर्जी 16 जूल दे रखा है आपका जब वो मीन पोजीशन पर है। ओके, और कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। मास क्या दे रखा है 5.12 kg दे रखा है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें, मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन के लिए y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। कहां पर बच्चा, मीन पोजीशन पर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब के मैक्स की अगर हम बात करें तो ये हो गया 16, 1/2। m की बात करें तो 5.12 ओमेगा स्क्वायर, और ए की अगर हम बात करें तो बच्चा ए दे रखा है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आया आपका। और इसको अगर सॉल्व किया जाए ये डिवाइड होगा, ये 2.56 आया, तो यहाँ से बच्चा ओमेगा स्क्वायर आएगा 16/2.56 625 इंटू 10⁻⁻⁴, ये -4 ऊपर गया, ओमेगा स्क्वायर 16/2.56 625 इंटू 10⁻। अच्छा, अगर इसको हम सॉल्व कर ले 256 तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 256 इंटू 625 इंटू 10⁻6। तो ओमेगा क्या आने वाला है, ये आ गया 4, ये 10⁻3, इसका स्क्वायर रूट 25, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 256 का स्क्वायर रूट आपका होता है 16। 256 का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा 16 होगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं 16 होगा कि नहीं होगा, 7 एंड हाँ 16 होगा, या ऊपर से सॉल्व भी कर लेते हैं तो ये 1/4 हो जाता है, तो ये आ गया 10, ये क्या आ गया 10 आ गया। ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, तो t यहां से आ जाएगा 2π/10 π/5 सेकेंड, क्योंकि अपने ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 5 पाई में दे रखे, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर है, तो 24 का आपका फर्स्ट ऑप्शन से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वैक्यूम इज t, नाउ द टाइम पीरियड if pendulum is completely immersed in a liquid of density 1/8 of the bob pendulum। तो हम लोगों ने फार्मूला इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, T liquid अपॉन T air अंडर रूट रो माइनस सिग्मा, ठीक है ना, रो माइनस सिग्मा। ओके, इस फार्मूले पर अगर वैल्यू पुट की जाए तो यहां पर देखो T लिक्विड रो हो गया, और रो माइनस बेटा यहां पे आ गया रो बाई 8। जब इसको सॉल्व करेंगे रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पर क्या आएगा √8/7। तो यहाँ पे टी लिक्विड क्या आने वाला है, टी लिक्विड आने वाला है √8/7 इंटू टी, और ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है 4 पे दे रखा है। तो बेटा ये आपके 1 से 25 क्वेश्चन थे जो मैं सॉल्व करने वाला था, और इसके बाद आपको शिवम सर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 26 to 50, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छी तरह से पेपर दे रहे होंगे और अपनी खुद की गलतियों को भी सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे, और अगर कुछ डाउट रहा हो तो शायद मैंने कोशिश की आपके डाउट को दूर करने के लिए, तो उस पर मैं शायद सफल हुआ हूं। तो फिर मिलते हैं किसी पेपर के डिस्कशन में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 26, और जैसा कि पता है कि आपको 1 से 25 क्वेश्चन रोहित सर डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। तो चलिए हम लोग करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे कि द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज, आपसे पूछा है कि द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम क्या होगा। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सेकेंड पेंडुलम बच्चे दे रखा है। सेकेंड पेंडुलम ऐसे पेंडुलम को बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड होना चाहिए बच्चे आपका 2 सेकेंड। ये बात आपको याद रखनी है, जिसका टाइम पीरियड क्या हो बच्चे 2 सेकेंड। और आपको पता है कि टाइम पीरियड हम लोग क्या कैसे कंसीडर करते हैं, ये हो गया 2π, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे L/G, इस फार्मूले से हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं।
तो ये आपको दे रखा है बच्चे 2 सेकेंड, रख दो इसको 2 सेकेंड, इधर क्या है बच्चे आपका 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट एल बाई जी। अब एक काम करो, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर जाओ, जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा बच्चे आपका 4 पाई स्क्वायर, और ये देगा बच्चे आपको एल बाई जी। तो यहाँ 4 से 4 चला जाएगा, तो अगर आप इसको ओवरऑल सॉल्व करो तो ये क्या देगा आपको, एल इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका जी अपॉन दे देगा ये आपको पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जी का वैल्यू रख जाओ भाई 9.8, और पाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3.14 का स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग जो आपको वैल्यू आएगी वो कुछ 0.99 समथिंग करके बच्चे कुछ वैल्यू देगा आपको, और वो वैल्यू होगा बच्चे आपका 0.9945, ये आपको देगा 0.9945, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, और ये लेंथ आएगी बच्चे आपकी मीटर में। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में मीटर में भी दे रखा है और सेंटीमीटर में, तो 0.9945 बच्चे आ रहा है आपका मीटर में, तो आपका पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाएगा आपका 99.45 सेंटीमीटर, आपको कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। तो लगभग लगभग आपका क्या हो जाएगा बच्चे आपका 99 सेंटीमीटर बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, जो होगा बच्चे आपका ऑप्शन सेकेंड। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पैरेलल एज शोन इन फिगर, अ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम देम, the ratio of their frequencies of the vertical oscillation will be। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बच्चे ये आपका इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इनके जो रिस्पेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चे आपको के और के दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये बना रहा है बच्चे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे बच्चे आपका बन रहा है पैरेलल, ये है बच्चे आपका पैरेलल। और आपको पता है कि पैरेलल के केस में क्या होता है, आपका जो के पैरेलल होगा बच्चे वो क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ये होगा k1 प्लस k2, और अगर हम लोग सीरीज के केस में निकालेंगे तो 1 अपॉन के एस इक्वल्स टू देगा आपको 1 अपॉन k1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन k2, कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा। तो यहाँ से जरा सॉल्व कर जाओ, तो दोनों का वैल्यू क्या है, k ही है, तो ऑब्वियसली बात है ये आ जाएगा आपका 2/k, तो जो k इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चे ये देगा आपको k/2। और अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर ले यहाँ पे तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 2k। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी रेशियो आपसे पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी का, तो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नथिंग बट फ्रॉम द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये होता है स्क्वायर रूट m अपॉन k। अब आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट k अपॉन m। चूंकि दोनों का ब्लॉक का मास क्या है, सेम है, तो वो कैपिटल M जब हम लिखेंगे दोनों केस में तो वो आपका कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू क्या देगा आपको स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा बच्चे आपका K1 अपॉन K2। और K1 अपॉन K2 क्या है, जो पहले आपका सीरीज का कॉम्बिनेशन है, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आपका पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर ली है, k/2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k, ये k से k चला गया, तो जो आपका F1 अपॉन F2 आएगा ये आएगा रूट 1 अपॉन 4। सो आई थिंक आपका जो F1 रेस टू F2 आएगा ये आ जाएगा आपका 1:2, तो 1:2 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 28 कह रहा है द पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज टी आपको दे रखा है टाइम पीरियड, और बोला है कि द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज डिक्रीज, तो क्या होगा यहाँ पे कि टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन आपको याद रखना है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन होता है लेंथ के साथ, वो होता है बच्चे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको पता है कि अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड अभी पीछे फॉर्मूले में भी हमने पढ़ा था 2 पाई स्क्वायर रूट होता है बच्चे आपका m/k, तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट k। तो यहाँ पे क्या होगा टाइम पीरियड बच्चे क्या हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू l। तो एक बात तो क्लियर है कि यदि ब्लॉक क्या है बच्चे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज डिक्रीज्ड, तो क्या होगा टाइम पीरियड विल डिक्रीज। अगर ये वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या करेगा बच्चे आपका डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका एसर्शन तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है।
तो रीजन की अगर हम बात करें कि इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड देन द ब्लॉक विल हैव टू ट्रेवल लेस डिस्टेंस, तो ब्लॉक को क्या लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, टेक लेस टाइम। तो अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करो तो देखिए, अगर ये हमने ले लिया बच्चे यहाँ पे ब्लॉक, इसका मास क्या है आपका स्मॉल m। देखो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, लेंथ को डिक्रीज कर दें, लेंथ को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, फिर आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा बच्चे, आप जानते हो v इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, आपका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे तो आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेस डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, रीजन आपका बिल्कुल गलत है। तो रीजन आपका गलत हो गया, तो आप जरा ऑप्शंस देख लो। तो क्या होगा, असर्शन करेक्ट। तो पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे। तीसरा कह रहा है कि असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज इनकरेक्ट, तो आपका तीसरा ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एज शोन इन द फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट बच्चे फॉल्स है, गलत के लिए पूछा हुआ है। जरा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखो कह रहा है कि पहला ऑप्शन देखिए, द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट स्मॉल टी इक्वल्स टू टी। कह रहा है कि जब t इक्वल्स टू टी है तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जरा देखो t इक्वल्स टू टी टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपको दे रहा है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो बात तो सही है कि आप जानते हो कि a मैक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब ये हो गया बच्चे आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, तो आपको क्या देगा, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन देगा। तो पहला ऑप्शन तो बच्चे करेक्ट है। अब कह रहा है कि द फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल्स टू 3t/4। अब जरा देखें यहाँ पे 3t/4 पे जो आपको बेसिकली पोजीशन दे रहा है वो बच्चे दे रहा है 0। तो भाई जब पोजीशन 0 है तो एक्सीलरेशन बच्चे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब एक्सीलरेशन 0 है तो ऑब्वियसली बात है आपका फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब तीसरा कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द टोटल ऑस्किलेशन एनर्जी एट, यहाँ पे होना चाहिए बच्चे आपका t/2। वेट लेट मी चेक, ये होगा बच्चे आपका t/2, हाँ एट t/2 पे। तो t/2 पे देखो भाई यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, फिर से वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट ये है आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो जरा देखो भाई t/2 पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, इसका मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मिलेगी बच्चे, मैक्सिमम मिलेगी, जो क्या हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यही होती है बच्चे आपकी टोटल ऑस्किलेशन एनर्जी, क्योंकि आप जानते हो कि टोटल ऑस्किलेशन एनर्जी इक्वल्स टू होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपको पता हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे आपकी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये आता है आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बच्चे ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब सम करोगे तो आपको ये देगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो होगा बच्चे आपका टोटल ऑस्किलेशन एनर्जी के इक्वल। तो इसका मतलब है तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि गलत कौन सा ऑप्शन है, तो कोई सा भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ एसएचएम इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल, कब मैक्सिमम होगा। तो आपको पता है कि फोर्स तभी बच्चे आपका मैक्स देगा जब बच्चे क्या देगा, आपको एक्सीलरेशन मैक्सिमम देगा। ये बात याद रखो। तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब आता है बच्चे, ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और जब एक्स का वैल्यू बच्चे क्या हो आपका ए के इक्वल हो तब देगा आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो बिल्कुल सही है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो उसी को हम बोलते हैं बच्चे एम्पलीट्यूड। तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम है तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ये दे रखा है बच्चे आपको अल्फा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन बच्चे अल्फा है, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखा है बीटा। तो आपको पता है कि जो आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन है ए मैक्स, इसका वैल्यू आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपका अल्फा, और वी मैक्स बच्चे दे रखा है आपको, ये वैल्यू दे रखा है आपको बीटा। तो जरा देखो भाई ए मैक्स और वी मैक्स होता क्या है, तो ये होता है बच्चे आपका ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है कि जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तब आपको क्या देगा, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा बच्चे अल्फा।
अगर हम लोग यहाँ वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा इक्वल्स टू दे देगा आपको वी। अब चूंकि वी मैक्स आपको बीटा दे रखा है तो यहाँ पे नोटेशन कर लो, जरा दोनों को डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ए से ए चला जाएगा, ओमेगा से एक ओमेगा चला जाएगा, तो जो अल्फा अपॉन बीटा आएगा दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, ओमेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पे कि टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड जानते हो कि टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू रख दो बच्चे यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा। सो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई, ये हो जाएगा आपका बीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा। तो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा आपका 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए देखिए, करेक्ट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द। अब जरा देखो यहाँ पे, ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है, और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जो आपका जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है बच्चे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ये होता है बच्चे आपका फाई। ये होता है बच्चे जनरल इक्वेशन, जहां ए है बच्चे आपका एम्पलीट्यूड, ओमेगा है आपकी फ्रीक्वेंसी, और फाई है बच्चे आपका फेज। तो जरा देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 100t, तो आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। पहले तो ये कॉन्फ़िगरेट करो कि आपको चाहिए क्या। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या है बच्चे, v मैक्स इक्वल्स टू ये होता है आपका a ओमेगा। तो a तो आपको सीधे से दिख रहा है भैया, एम्पलीट्यूड, तो जरा यहाँ पे रख जाओ, a इक्वल्स टू कितना है बच्चे आपका 3, और ओमेगा की बात करें तो ओमेगा दे रखा है आपको 100। तो अल्टीमेटली अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 300, और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 300। अब जो भी आपको यूनिट दे रखा हो, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, वो होगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो पहला ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग statement is true for the speed v and the acceleration a of a particle executing simple harmonic motion। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है। जरा देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चे क्या है कि अगर हम बात करें तो देखो, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, ओमेगा, ये होता है आपका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन होता है बच्चे आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से कि जब x बच्चे क्या देगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब जरा सोचो कि x की मैक्सिमम वैल्यू हो क्या सकती है। x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चे, वो क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज एम्पलीट्यूड। ये एक सीधी सी बात है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, a। जब आप x का वैल्यू a रखोगे तो आपको एक्सीलरेशन तो दे देगा क्या, मैक्सिमम। एक्सीलरेशन बच्चे क्या आएगा, आपका मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन जरा आप इस वेलोसिटी के बारे में सोचो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चे, आपको 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ए मैक्स है तो वी क्या देगा, आपको 0 देगा। अब जरा ऑप्शंस पढ़ जाओ। कह रहा है कि वेन वी इज मैक्सिमम ए इज मैक्सिमम, तो दोनों तो मैक्सिमम नहीं हो सकते एक ही इंस्टेंट पे, तो ये आपका कट हो गया। वैल्यू ऑफ ए इज 0 वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ बी, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। वेन v इज 0 a इज 0, तो ये सेम ही बात हो गई, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। वेन v इज मैक्सिमम, जब v क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, तो a क्या होगा, 0 होगा। अच्छा देखो, v मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि v मैक्सिमम तब होगा जब बच्चे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब आपका जो पेंडुलम है वो मीन पोजीशन पे होगा। पेंडुलम कहाँ पे होना चाहिए, मीन पोजीशन पे, तब आपको वेलोसिटी क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पे जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी देगा, और ये वेलोसिटी होगी बच्चे आपकी a ओमेगा। और यहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन होगा ये हो जाएगा बच्चे 0, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है आपका a ओमेगा स्क्वायर x। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका 4th। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा था, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट की बच्चे बात कर रहा है यहाँ पे, और आपसे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये होता है बच्चे आपका के ई स्क्वायर अपॉन, ये आता है बच्चे आपका 2r। और अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो ये होता है आपका माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2r। अब आपसे रेशियो पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी टू क्या होगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा -1, ये दे देगा आपको कुछ रेशियो।
तो अगर आप देखो ध्यान से तो आई थिंक पहला ऑप्शन ही बच्चे आपको दिखा रहा है 1:-1। तो बेसिकली क्या है, सिर्फ आप टोटल एनर्जी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो और वो क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज एंड द बामर सीरीज इज। आपसे रेशियो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो देखो रेशियो ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ, पहले तो लाइमन सीरीज की बात कर लेते हैं। तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका जो ट्रांजिशन हो, फाइनल जो स्टेट हो वो आपकी कैसी हो, ग्राउंड स्टेट हो, और जहां से ट्रांजिशन होके आए वो बच्चे कोई सी भी स्टेट हो, मतलब आपका 2, 3, 4, ये आपके डॉट 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 कहां तक जाता है बच्चे, इनफाइनाइट तक। अगर हम बात करें यहाँ पे बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज में क्या होता है कि आपका जो इनिशियल जो फाइनल जहां पे ट्रांजिशन होके आना चाहिए वो बच्चे होगा आपका n=2, और जहां से आएगा तो वो क्या होता है बच्चे आपका 3, 4, 5, और ये जाता है बच्चे आपका इनफाइनाइट तक। अब आपको ये भी पता है कि जितना, देखिए एक सिंपल सी बात ये याद रखो, अगर हम बात करें लाइमन सीरीज की तो ये हो गया बच्चे n=1, और ये क्या हो गया बच्चे n=2। और अगर मान लें कि ये आपकी जो क्या है, जो एनर्जी लेवल्स है बच्चे क्या है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है। तो जब जितना आपका क्या होगा, छोटा ट्रांजिशन होगा, जितना भी छोटा ट्रांजिशन होगा उतना ही आपको क्या देगा, लार्जर वेवलेंथ देगा। अगर जितना लार्जेस्ट ट्रांजिशन है तो लार्जेस्ट ट्रांजिशन क्या देगा आपको, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देगा। देखो तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, n=1 पे आ रहा है फाइनल, और कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। तो यहाँ से जरा निकाल लो, तो यहाँ पे देगा आपको 1/λ अब चूंकि बात की गई है हाइड्रोजन के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका r, और कहाँ से आ रहा है बच्चे, आ रहा है आपका फाइनल 1 पे -1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट आपको 0 दे देगा। तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा बच्चे आपका 1/r। तो जो लैम्डा मिनिमम होगा ये देगा आपको कितना, 1/r फॉर द लाइमन सीरीज। ऐसे अगर हम लोग बामर सीरीज के लिए देखें तो बामर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम ये देगा बच्चे आपको कितना, 4/r। ये आएगा बच्चे आपका बामर सीरीज के लिए, क्योंकि आपका ट्रांजिशन कहां से होके आएगा, इनफाइनाइट से आएगा बच्चे आपका 2 पे। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1/4, और इधर रहेगा आपका 1/इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, लैम्डा, और इसे मान लेते हैं बच्चे लैम्डा डैश, और यही तो हमसे पूछा हुआ है। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू क्या होगा यहाँ पे r/4। तो r से r चला गया, तो ये बचेगा आपका 1:4। तो आपका जो दोनों का रेशियो होगा वो आएगा 1:4। इसका मतलब क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक सिंपल सी बात, अगर आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए, तो अगर आप लैम्डा किसी का भी, किसी सीरीज का भी मिनिमम पूछा हो तो बस ये निकाल दो, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू ये होता है बच्चे आपका n²/r। अगर आप ये अप्लाई कर दो तो भी आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब n क्या है ये आपको याद रखना है, n है बच्चे यहाँ पे जो फाइनल ट्रांजिशन जहां पे हो रहा है, फाइनल जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बारे में ये है n। अगर ये हम बात करें लाइमन की, तो लाइमन के लिए जो n का वैल्यू होगा वो होगा 1, और अगर हम लोग बात करें बामर की, बामर के लिए बच्चे होगा आपका 2। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। According to the Bohr's theory of the hydrogen atom for an electron in the nth permissible orbit, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि रेडियस, देखो रेडियस अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है बच्चे ये होती है n²/z। ये प्रोपोर्शनैलिटी इसकी हो गई। और अगर हम लोग वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो ये होता है बच्चे आपका z/n। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है ये होती है बच्चे आपकी z²/n²। ये याद रखना, यही पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है और टोटल एनर्जी का भी होता है। तो जरा देखो, तो एक बात तो क्लियर है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या है आपका n है। तो रेडियस बच्चे n² के प्रोपोर्शनल है, तो आपका पहला हो नहीं सकता। एंगुलर मोमेंटम होता ही mvr है, तो अगर आप देखोगे तो वो भी n के प्रोपोर्शनल होगा, 1/n के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू n नहीं बच्चे, 1/n है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो जो वेलोसिटी का रेशियो होगा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी होगा बच्चे, वही आपका मोमेंटम का भी होगा। तो वेलोसिटी का 1/n है, तो मोमेंटम का भी क्या होगा बच्चे आपका 1/n। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, the reason of the repulsion between the atomic nucleus and the alpha particle varies with distance according to the inverse square law। तो भाई फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात हो रही है यहाँ पे। देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन का बच्चे मतलब क्या है यहाँ पे
कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, तो देखो भाई क्या होगा, ये हो गया बच्चे हमारा एटम, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या किए जा रहे हैं, बम्बार्ड किए जा रहे हैं। तो ये कितना पास आया है बच्चे इस न्यूक्लियस के, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब आर नॉट। अब कह रहे हैं कि वेरीज अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा के, और ये जेड ई हम मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है, इनटू ये जो क्या है बेसिकली अल्फा पार्टिकल है, तो इसका चार्ज क्या होगा आपसे 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा यहाँ पे 2, मतलब 2 टाइम ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, मतलब हो जाएगा यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो पहला तो आपका बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो असर्शन इज करेक्ट। रदरफोर्ड डिड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हाँ तो ये रदरफोर्ड ने ही किया था, और ये भी सही है बच्चे, लेकिन ये कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आपको असर्शन को। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका सेकेंड। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए बढ़ते हैं 38 पे। कह रहा है कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। देखो कोई भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात है बच्चे, समझनी है आपको कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनैलिटी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये होता है आपका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो भी आपकी होती है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का होता है बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है, लेकिन जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है बच्चे निगेटिव, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये होता है बच्चे आपका पॉजिटिव। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। मान लेते हैं बच्चे ये आपकी ग्राउंड स्टेट है n इक्वल्स टू 1, और ये है बच्चे आपका n इक्वल्स टू 2 जो कि है आपका एक्साइटेड स्टेट। इनिशियली इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे है, इसको एक्साइट किया गया, अब ये पहुंचा है बच्चे आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी के अगर आप रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो रहा है जैसे ही आएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो डिनोमिनेटर ग्रेटर का मतलब क्या है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक बात तो क्लियर है भैया, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखो डिक्रीज अगर हम देखें तो आपको लेस वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी भी देगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या है आपका निगेटिव है। तो निगेटिव हमेशा जो लेस वैल्यू देता है वो एक्चुअल में ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसके निगेटिव होने की वजह से कि आपका पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको बात समझनी है। अब देखो भाई जरा ऑप्शंस पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा दूसरा भी देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो ये तो गलत हो गया। बोथ विल इंक्रीज, ये भी गलत है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ डिक्रीज, तो ये भी बच्चे क्या है आपका गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे आपका पहला। देख रहे हैं कि मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम बच्चे ये होता है आपका एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब है कि h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है बच्चे एंगुलर मोमेंटम। ये बात आपको समझनी है। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम कब होगा, मिनिमम बच्चे तब होगा जब n इक्वल्स टू आएगा बच्चे आपका 1। तो n इक्वल्स टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे h अपॉन 2 पाई। ये हो देगा आपको बच्चे क्या, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि अब अगर आप n का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आपको ग्रेटर देता जाएगा, ठीक है। सो चलिए मिनिमम क्या देगा बच्चे आपको, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा था रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज r। ये आपको r दे रखा है, एंड देन रेडियस ऑफ द पूछा है आपसे कि थर्ड ऑर्बिट। देखिए रेडियस की अगर आप जनरल टर्म की बात करें तो ये होता है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू होता है बच्चे n स्क्वायर बाई जेड। क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की, तो पहले ऑर्बिट की जो रेडियस है वो बोला गया है बच्चे क्या है आपका r। तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 1 हो गया। तो बेसिकली आपका जो r1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.53 अपॉन आ जाएगा z। और चूंकि ये कुछ दे नहीं रखा है हमको हाइड्रोजन वगैरह के बारे में एंगस्ट्रॉम, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या है आपका कैपिटल R।
अब देखो जरा पूछा क्या है आपसे, पूछा है यहाँ पे द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट मतलब R3 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 0.53 आपका एज इट इज अपॉन जेड को ऐसे लिख लो। और ये जो लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू लिखी है 0.53 अपॉन जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये लिख सकते हैं कैपिटल R। तो आपका जो R3 होगा वो हो जाएगा आपका 9R के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, आपका फोर्थ ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। देखिए लाइमन सीरीज की बात हो रही है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, देखो पहले तो भाई जो दे रखा है उसको लिख जाओ। लाइमन सीरीज के पहली लाइन की बात हो रही है, तो फर्स्ट लाइन के बारे में जब बात होती है तो इसका मतलब क्या है, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 की बात हो रही है। ये आपका क्या हो रहा है बच्चे, ट्रांजिशन हो रहा है। पहली बात तो ये समझो। जरा इसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर जाओ। तो इसकी वेवलेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, क्या है आपका लैम्डा 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चे, चूंकि बात हो रही है हाइड्रोजन के लिए तो आर जेड हो जाएगा आपका 1। देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला होता है बच्चे 1/n1 स्क्वायर माइनस होता है आपका 1/n2 स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो n1 जहां पे फाइनली है और n2 जहां से आया है, तो कहां से आया है बच्चे, 2 से 1 पे आया है। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ। तो जो 1/λ1 है इक्वल्स टू क्या देगा आपको r, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -1/4। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका 1/λ1 है इसका वैल्यू है बच्चे आपका 3r/4। अब किसी अदर एटम की बात हो रही है यहाँ पे, और बोला है कि उसका जो सेकेंड लाइन है वो क्या है, हाइड्रोजन लाइक आयन है वो बच्चे, द एटॉमिक नंबर जेड पूछा हुआ है। तो भाई बामर सीरीज की सेकेंड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बामर सीरीज का बच्चे पहले तो समझो, बामर सीरीज का ट्रांजिशन कहां से होता है, जब बच्चे n इक्वल्स टू 2, मतलब आपका जो फाइनल स्टेट हो वो कहां पे आना चाहिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो उसे हम बोलते हैं बामर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और दूसरा लाइन बच्चे ये हो जाएगा आपका, मतलब n इक्वल्स टू 4 से कहां पे आ रहा है आपका ट्रांजिशन, n इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है। ये होगा आपका सेकेंड ट्रांजिशन। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग वेवलेंथ। तो 1/λ2 इसको मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू, ये हो जाएगा r, यहाँ पे हमें z नहीं पता है, और इसको जरा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको जरा सॉल्व कर जाओ। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/λ2 इक्वल्स टू यहाँ पे दे देगा आपको r z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 3, और अपॉन हो जाएगा आपका 16, आपको कुछ ये वैल्यू देगा। अब चूंकि दोनों का वेवलेंथ सेम है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी सेम होगा। तो दोनों वैल्यूज को क्या करो, इक्वल कर लो। तो जब इक्वल करोगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 3r जेड स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3r/4। तो 3 से 3 चला गया, r से r चला गया, तो और क्या बचेगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4, यहाँ से जो जेड का वैल्यू आएगा ये दे देगा बच्चे आपको 2। तो जो जेड का वैल्यू है 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हीलियम। ये क्या देगा आपको, हीलियम लाइक, मतलब He+ देगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि बोहर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजनिक एटम के लिए वैलिड है। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द हाइड्रोजन एटम। आपको पता है कि जितने स्पेक्ट्रम होंगे उतने ही बच्चे क्या होंगे, आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे। तो बेसिकली अगर आप बात करो तो हाइड्रोजन एटम में हम लोग बात करते हैं n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे n इक्वल्स टू 3। और ये जो लाइंस है बच्चे कहाँ तक जाते हैं, आपके इन्फानाइट तक जाते हैं। एक काम करना कि इनकी जो रिस्पेक्टिव एनर्जीज होती हैं ये भी बच्चे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रहता है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके बाद का जो एनर्जी होता है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई आपका जो नंबर ऑफ लाइंस है वो क्या है बच्चे, इन्फानाइट है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की, वो क्या है, इन्फानाइट है। तो आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे वो भी क्या होंगे बच्चे, आपके इन्फानाइट होंगे, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, एक फिक्स नंबर नहीं बोल सकते। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कह रहे हैं कि द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो देखो भाई n इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन में कह रहा है कि ये जो रीजन है वो
कह रहा है कि आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में क्या कर रहा है आपको दे रहा है आपका रेडिएशन। अब आपसे पूछा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन की बात हो रही है, विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन। देखो पहली बात तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 4 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चे कि यहाँ पे आपका पासन सीरीज के बारे में बात हो रही है। देखो होगा क्या है आपका, सपोज यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पे हो, अभी ट्रांजिशन करके यहाँ पे आए, और आपको पता है कि ये स्टेट कैसी होती है बच्चे, मेटा स्टेबल स्टेट होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे कर सकता है और फिर आपका ये फर्दर ट्रांजिशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये डिफाइन मत करना, काफी कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पे। तो अगर हम अब ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है कि ये हमको दे रहा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के टर्म में। अब इंफ्रारेड, देखो अगर आप याद करो तो लाइमन बच्चे आता है आपका यूवी रीजन में, और अगर हम बात करें बच्चे बामर, तो बामर आता है बच्चे आपका विजिबल रीजन में, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यहाँ पे आगे मतलब पाशन की, तो पाशन बच्चे आता है आपका किसमें, इंफ्रारेड में। ठीक है, तो ऐसे आपके क्या आते हैं इंडिविजुअल रेज में मतलब मैं बात करूं यहाँ पे रेडिएशन के टर्म्स हैं यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड, इसमें बच्चे आते हैं आपके रेडिएशंस। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि आपका जो इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ फॉर द इंफ्रारेड रेडिएशन इज ग्रेटर देन बच्चे क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो भाई जल्दी बारी बारी से क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेट कर जाओ और देखो किसका वेवलेंथ बच्चे ग्रेटर आ रहा है और किसके वेवलेंथ से, इसके वेवलेंथ से। पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे 1/λ क्या देगा आपको। अब चूंकि बात यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम, तो इसको ऐसे रहने दो R(Z²), तो यहाँ पे फाइनल है 1/9 माइनस आ जाएगा बच्चे 1/16, और इसको सॉल्व कर जाओ जरा। तो देखो यहाँ पे क्या देगा आपको 1/λ इक्वल्स टू, ये वैल्यू दे देगा आपको 16 - 9, तो 16 - 9 देगा बच्चे आपको 7/144, और ये आ जाएगा आपका R। तो यहां से जब आप लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 144 अपॉन ये देगा आपको 7R, ये आ जाएगा आपका वेवलेंथ फॉर द n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3। अब देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे 2 से 1 के लिए भी बात हो रहा है, तो जब 2 से 1 के लिए आप वेवलेंथ निकालोगे तो देखो क्या आएगा। 2 से 1 के लिए अगर हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो देखो हमको क्या देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/λ इक्वल्स टू R(Z²), यहाँ पे देगा 1 माइनस आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से जब लैम्डा निकालोगे तो इसको मान लेते हैं बच्चे ये है आपका λ0, और इसको हम दे देते हैं बच्चे λ1, तो ये आ जाएगा आपका 4/R, ये आपको कुछ वैल्यू देगा। अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो आपको λ2 देगा, ये दे देगा बच्चे आपको 36 अपॉन ये आएगा आपका 5R, और अगर आप लास्ट के लिए देखोगे तो ये हम मान लेते हैं बच्चे क्या है आपका λ3, तो इसके लिए बच्चे जो आएगा आपका बेसिकली, अच्छा ये इसको 1/λ3 से ही सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका R(Z²), ये देगा आपको 1/16 माइनस आ जाएगा आपका 1/25। तो बस इसको सॉल्व कर जाओ ओवरऑल, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/λ3 इक्वल्स टू ये दे देगा आपको R(Z²), और क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस का 16, ये दे देगा बच्चे आपको 9 अपॉन, जब आप यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा आपका 16 5 80, मतलब आ जाएगा बच्चे आपका 400, ये आपको देगा। तो यहाँ से अगर हम लोग λ3 का वैल्यू निकालें तो λ3 का वैल्यू है बच्चे आपका 400 अपॉन 9R, ये कुछ वैल्यू दे रहा है आपको λ4। तो देखो भाई ये है पहला, ये मतलब लास्ट वैल्यू है, और ये है बच्चे 4/R, और ये बच्चे आपका दूसरा वैल्यू है 36/5R, और ये दे रखा है आपको गिवन वैल्यू। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट, देखो ये तो आपका तीनों से तो ग्रेटर है आपका, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, तीसरे में बच्चे आपको दे रखा है यहाँ पे एक और है 4 से 2, तो 4 से 2 के लिए भी आप कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे क्या देगा आपको 16 दे देगा, और ये आ जाएगा आपका लैम्डा, इसको हम मान लेते हैं बच्चे क्या है λ2 इक्वल्स टू ये दे देगा आपको कितना 16 बाई ये आ जाएगा आपका 3R, कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा। तो अब इन वैल्यूज को जब सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपको ये वैल्यू ग्रेटर देगा, मतलब 400/9R ओनली क्या होगा बच्चे आपका ग्रेटर होगा। तो आई थिंक यही बच्चे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो जो कि होगा बच्चे आपका फोर्थ ऑप्शन, मतलब जब ट्रांजिशन आपका 5 से क्या होगा 4th पे होगा, देन आपको क्या देगा वो
इंफ्रारेड रेडिएशन देगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है कि आपका जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर होना चाहिए। ये है बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं बच्चे आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन दैट लाइज इन द विजिबल रीजन। अभी मैंने पीछे ही बताया है आपको विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो विजिबल रीजन में आता है बच्चे आपका बामर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे सेकेंड। मैंने पहले ही बताया है कि याद रख लो कि लाइमन आता है बच्चे आपका अल्ट्रावायलेट, बामर आता है विजिबल, और पाश्चन, ब्रैकेट, फोन तीनों आते हैं बच्चे आपके इंफ्रारेड में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बच्चे आपका सेकेंड, बामर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज। जो ये रीजन होगा वो होगा आपका लाइमन सीरीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ लेवल n इक्वल्स टू 3 टू एन ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2, द एमिटेड रेडिएशन हैज अ फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा है, और आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चे आपका आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को रख जाओ जरा। अब कह रहे हैं कि n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है, और बात हो रहा है हाइड्रोजन के लिए, तो z का वैल्यू हो जाएगा बच्चे 1। तो ये होगा आर सी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/9। तो जरा इसको सॉल्व कर जाओ। तो 9 माइनस 4 क्या देगा आपको 5, ये आ जाएगा 5 आर सी अपॉन ये आएगा आपका 36। तो जब आप ऑप्शंस में देखोगे तो 5 आर सी अपॉन 36 आपको दे रहा है सेकेंड ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए मैच द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज विद द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द सीरीज। तो देखो बात हो रही है यहाँ पे लाइमन, बामर, पाश्चन और ब्रैकेट के बारे में। तो देखो भाई लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है बच्चे, क्योंकि देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कह रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब पहला ट्रांजिशन मतलब फर्स्ट मेंबर, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट मेंबर मतलब क्या हो जाएगा लाइमन के लिए, n1 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे जो n2 होगा वो क्या हो जाएगा 2। ये हो गया लाइमन के लिए। अब अगर हम बामर के लिए बात करें तो बामर ये हो गया बच्चे आपका लाइमन के लिए। अगर यहीं पे हम बात करें बामर के लिए, तो बामर के लिए क्या होगा n1 इक्वल्स टू 2, और n2 का जो वैल्यू होगा वो आएगा बच्चे 3। तो दिस इज फॉर द बामर। और यहाँ पे देखें n1 इक्वल्स टू 3 और n2 इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा बच्चे आपका पाशन सीरीज के लिए। और अगर हम बात करें n1 इक्वल्स टू 4 और n2 इक्वल्स टू 5, ये देगा बच्चे आपको ब्रैकेट सीरीज के लिए। तो बस आपको यहीं से वैल्यूज निकालनी है। तो अगर आप देखोगे तो 1/λ, तो 4/3 आर पीछे हमने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 4/3 आर। तो देखो भाई अच्छा लाइमन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो 1/λ क्या देगा आपको, ये हो जाएगा आपका आर, चूंकि यहाँ पे बात हो रहा है तो जेड आपका 1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो यहाँ पे देगा वेवलेंथ, ये आ जाएगा 4/3 आर। तो 4/3 आर बच्चे हो जाएगा लाइमन के लिए, तो पहला फोर्थ से मैच कर रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बामर सीरीज के लिए, तो बामर देखो दे रखा है आपको क्या 2, और यहाँ पे है 3, तो 3 4 36, मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या रहेगा 36। तो ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग पाशन के लिए बात करें तो पाशन के लिए देखिए क्या है 3, मतलब स्क्वायर होगा 9, 4 का क्या होगा बच्चे 16, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देगा बच्चे आपको 144। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाशन के लिए आ जाएगा आपका सेकेंड। और क्या बचा आपका ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के लिए पता है आपको, ये जब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 1/λ इक्वल्स टू ये दे देगा आर जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1/16 माइनस 1/25। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर दे देगा आपको 9। तो बेसिकली यहाँ पे जो लैम्डा देगा ये दे देगा आपको 400 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 9 आर जेड स्क्वायर। आपको कुछ ये वेवलेंथ देगा, जेड का वैल्यू हालांकि 1 होगा। तो ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है पहला कर रहा है फोर्थ से, तो पहला हो गया फोर्थ से, और सेकंड है बच्चे आपका थर्ड से। तो सेकंड है बच्चे आपका थर्ड से, ठीक है। अब देखो जरा सी कर रहा है आपका सेकंड से, सी है बच्चे आपका सेकंड से, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है। और डी क्या है आपका फर्स्ट से, तो तीसरा ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ टाइम पीरियड ऑफ t सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज a मीटर। द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक्स टू रीच अ पॉइंट a by √2 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन सेकेंड्स।
तो आपसे शॉर्टेस्ट टाइम पूछा हुआ है। आपको पता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये है बच्चे आपका जनरल इक्वेशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है a बाई रूट टू, जरा रख जाओ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा a बाई रूट टू, और एम्पलीट्यूड इसका मतलब आपका स्मॉल a है, साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो a से a चला जाएगा। तो जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। 1/√2 को ले सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन से साइन चला गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चे आपका पाई बाई 4। ये क्या होगा आपका पाई बाई 4। अब आपको देखो आंसर टी में दे रखा है, तो बस यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि आपको पता है कि टी इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा के लिए अगर सॉल्व करोगे तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2 पाई अपॉन दे देगा आपको टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन देगा टी इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे पाई बाई 4। तो पाई से पाई चला गया, तो ध्यान से देखो, तो t का वैल्यू क्या देगा आपको, t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे t बाई, और 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, तो जो t का वैल्यू आएगा वो t बाई 8 के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये सिंपल सा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला ही दे रखा है ओमेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो यही आपका जनरल फॉर्मूला है, ये हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम मैच द फॉलोइंग। तो लाइमन सीरीज के लिए तो बच्चे यही होता है ना कि फाइनल आपका कहाँ पे लाई करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि कहाँ पे होना चाहिए, 1 पे। पार्शन के लिए क्या होना चाहिए आपका 3 पे होना चाहिए, और ब्रैकेट के लिए कहाँ होना चाहिए n1 इक्वल्स टू 4। अगर हम फुंड की बात करें तो n1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो बस यहाँ पे क्योंकि आपको सेकेंड ट्रांजिशन दे नहीं रखा है, वो बच्चे nth ट्रांजिशन है, तो उसको सोचना भी नहीं है, तो सीधे सीधे देख जाओ। तो A का हो जाएगा फर्स्ट, B का होगा सेकेंड, और C का क्या होगा बच्चे आपका थर्ड, और D का हो जाएगा बच्चे आपका फोर्थ। तो सीधे सीधे से आंसर इसमें दे रखे हैं, तो मैच कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। तो A का फर्स्ट, B का सेकेंड, C का थर्ड और D का फोर्थ, तो इसका मतलब क्या होगा आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चे, ये था आपका फिजिक्स के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।